ओके, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कंटिन्यू करते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर को। हमने पहले वीडियोस में क्या किया था, डिस्कवरी ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल्स कर लिए थे, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन की डिस्कवरी हो चुकी थी है। अब क्या करना है हम लोगों ने, अब देखना है कि ये फंडामेंटल पार्टिकल्स एटम में अरेंज कैसे होते हैं। तो इनकी अरेंजमेंट हमने करी थी, तो उसके लिए मॉडल्स दिए गए हैं, कुछ मॉडल्स प्रपोज किए गए हैं। तो पहला था थॉमसन्स मॉडल। मैं मॉडल की डेफिनेशन बता चुका हूं, ठीक है। ये इट इज नथिंग बट ए रिप्रेजेंटेशन, जो एक्चुअल चीज है उससे मिलती जुलती एक रिप्रेजेंटेशन है, जो एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई भी होनी चाहिए। तो सबसे पहले आया था थॉमसन्स मॉडल, हमने कर लिया। फिर आया था रदरफोर्ड मॉडल, वो भी हमने कर लिया। अब बोहर मॉडल पे जाने के लिए हमें देखना पड़ेगा रदरफोर्ड फेल क्यों हो गया। तो रदरफोर्ड के फेलियर के लिए कुछ प्रॉपर्टीज पढ़नी पड़ेंगी। मैं अगर डायरेक्टली कहूं कि भाई ये फेलियर्स थे, तो आपको समझ नहीं आएंगे। तो उसके लिए आप लोगों को कुछ प्रॉपर्टीज जाननी पड़ेंगी। वो प्रॉपर्टीज जैसे ही एक्सप्लेन होंगी, आप लोग लिमिटेशंस को एक्सप्लेन कर दोगे। पहले तो मैं आज के इस वीडियो में आपको प्रॉपर्टीज ही बताऊंगा, अगले में उन प्रॉपर्टीज को यूज करते हुए थ्योरी बताऊंगा, और फिर थ्योरी पढ़ने के बाद मैं आपको लिमिटेशंस बताऊंगा, एंड देन आई विल स्टार्ट दी बोहर्स मॉडल ऑफ एटम। क्लियर है? तो ये रहेगा हमारा पूरा सीक्वेंस। हमेशा ऐसा ही होता है, पहले एक मॉडल पढ़ो, वो फेल हो गया तो फेल क्यों हुआ वो जानेंगे, और फिर अगला मॉडल आएगा, फिर वो फेल हुआ, वो क्यों हुआ, क्या क्या ऐसी डेवलपमेंट हुई, तो फिर तीसरा मॉडल आएगा, फिर तीसरा क्यों फेल हुआ, तो उसकी क्या क्या लिमिटेशंस थी, तो उसके बाद फिर फोर्थ मॉडल वी विल डिस्कस। तो भाई आज के इस टॉपिक में हम लोग शुरुआत करते हैं। बहुत सिंपल सी चीजें आप लोगों को मैक्सिमम को आती होंगी, बट बहुत सारी चीजें जो मैं बताने वाला हूं वो आपके कंसेप्ट को क्लियर करेंगी। बहुत ध्यान से सुनना इस वीडियो को, और जिन बच्चों ने इसको सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। और जो स्टूडेंट्स भी इसको देखे और उनको अच्छा लगे तो लाइक जरूर दबा दिया करो भाई, और कमेंट्स भी लिख दिया करो। और जो भी मैं क्वेश्चन यहाँ बीच बीच में पूछूंगा, आप लोगों को वो कमेंट सेक्शन में जाके आंसर में लिखना होता है, आप लोग लिख सकते हो, ठीक है। ऐसा नहीं है कि किसी ने अगर इसको 5 दिन बाद देखा और कह दे यार ये तो बहुत पुराना है, बट आंसर तो कमेंट कर ही सकते हो। आप वहां पे वीडियो को पॉज करो और कमेंट डाल दो, ठीक है। इसमें कोई पैसे थोड़ा ही लगते हैं यार। एटॉमिक नंबर, मास नंबर से स्टार्ट करेंगे, फिर वेव्स पढ़ेंगे, और कुछ एटॉमिक और मास नंबर के बेसिस पे कुछ अलग अलग टर्म्स भी जानेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं एटॉमिक नंबर, मास नंबर। तो एटॉमिक नंबर क्या है, किसने कैलकुलेट किया, तो याद होगा आप लोगों को कि मोस्ले कैलकुलेटेड द चार्ज ऑन nucleus by using X-rays in cathode ray discharge tube। सारी चीजें क्लियर करूंगा, कोई भी पॉइंट नहीं छूटेगा, इसीलिए कह रहा हूं कि बहुत ध्यान से और पूरा वीडियो को देखना, ठीक है। मोस्ले कैलकुलेटेड द चार्ज ऑन न्यूक्लियस बाय यूजिंग एक्सरेज इन कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब। उसने क्या किया था, मैं बहुत ज्यादा इसमें क्यों नहीं बताऊंगा क्योंकि अभी बहुत सारी टर्म्स आगे आएंगी। तो उसने क्या किया था, वही सेम कैथोड रे या क्रूक्स डिस्चार्ज ट्यूब कह सकते हो, या कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब कह सकते हो। ये कैथोड लिया और ये एक एनोड ले लिया, इसको वही फिर से किससे जोड़ दिया है, बैटरी से, ताकि हाई पोटेंशियल मिले। लो प्रेशर रखा, और बीच में उसने क्या रख दिया, एक हैवी मेटल को रख दिया। ये तो रोंजन ने किया था, ठीक है। रोंजन ने इसके ऊपर हैवी, जब फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन जो के कहां से निकल रहे थे, कैथोड से,
निकल रहे थे वो इस पे स्ट्राइक किए, तो स्ट्राइक करने के बाद वो किस फॉर्म में निकल गया, एक्स रेज की फॉर्म में निकल गया। उसको पता नहीं था ये क्या एमिट हो रहा है, उसने बोल दिया इनको एक्स रेज। रोन्टगन ने ये बताया था। अब क्या किया, मोसले ने यहाँ पे अलग अलग मेटल्स को रखता रहा और उसने देखा कि जो फ्रीक्वेंसी, अब ये टर्म तुम्हें नहीं पता है, मैं अपनी तरफ से, क्योंकि मैंने नहीं बताया, हो सकता है बच्चों को पहले से पता हो, पर मैंने नहीं बताई है, तो इसीलिए मैं इतना ज्यादा डीप में अभी जा नहीं रहा हूं। उसने बताया जो इसकी फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ है ना, वेवलेंथ आप लोगों को पता है, इसलिए थोड़ी सी देर के लिए इस कंफ्यूजन को टॉलरेट करो। यहां से जैसे ही एक्स रेज निकली या जो भी रेज निकली, उनकी जो वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसी थी वो किस पे डिपेंड करती थी, वो न्यूक्लियस के चार्ज पे डिपेंड करती थी। और उसने ये रिलेशन निकाला, दिस इज अंडर रूट न्यू ए इंटू जेड माइनस बी। ठीक है, ये न्यू इज द फ्रीक्वेंसी, कोई प्रॉब्लम नहीं है अभी के लिए, तो मैं कुछ भी नहीं कह रहा कि आपको ये जाननी जरूरी है, बट नोट कर लेना ताकि बाद में फिर ये चीज लिखेंगे, बस अभी के लिए लिख लो, मैं बाद में फिर से बता दूंगा। फ्रीक्वेंसी, ये ए और बी कोई कांस्टेंट है, ये अपने आप में फिक्स किए गए हैं। और जेड जो है, दिस इज द चार्ज ऑन न्यूक्लियस, न्यूक्लियस पे जो चार्ज है, न्यूक्लियर चार्ज लिख देता हूं, न्यूक्लियर चार्ज। तो जैसे जैसे वो मेटल बदलता चला गया, यहां से उसने एलिमेंट बदला, वैसे ही फ्रीक्वेंसी भी बदल गई। तो इसके बेस पे अगर ये ए और बी की वैल्यू पता हो, फ्रीक्वेंसी पता हो, तो क्या जेड की वैल्यू नहीं आ जाएगी? व्हाट इज जेड? चार्ज ऑन न्यूक्लियस, न्यूक्लियस पे चार्ज। अब ये मोसले ने क्या कहा, चार्ज ऑन न्यूक्लियस मेजर किया था बाय यूजिंग दिस टेक्निक, उसने ये टेक्निक यूज करते हुए। क्लियर है? तो यहां से एक चीज आ चुकी है। अब मैं आगे की बात लिखता हूं, मैं इस बात को फिर कह रहा हूं कि कंफ्यूज नहीं हो स्टूडेंट्स, आगे सारी बातें बताऊंगा, ठीक है? तो क्या किया मोसले ने भाई, न्यूक्लियस पे चार्ज कैलकुलेट किया। अब क्या हुआ, चार्ज ऑन न्यूक्लियस इज ड्यू टू प्रोटॉन्स की वजह से आएगा। न्यूक्लियस पे चार्ज प्रोटॉन की वजह से आएगा, क्योंकि न्यूक्लियस में तो दो चीजें हैं ना, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, यही है। तो यही चीज उसने बता दी, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स एज चार्ज ऑन प्रोटॉन इज क्या है, इज यूनिट पॉजिटिव चार्ज। तो यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, वैसे तो मैं इसकी वैल्यू भी बता चुका हूं आप लोगों को, बट मैंने उसको क्या माना था, यूनिट पॉजिटिव चार्ज। जितना इलेक्ट्रॉन पे चार्ज था उतना ही प्रोटॉन पे, बट इलेक्ट्रॉन पे चार्ज था यूनिट नेगेटिव, -1 लेते थे, और इस पे ले लिया यूनिट पॉजिटिव चार्ज। सो द चार्ज ऑन, अगर मान लो एक प्रोटॉन पे +1 चार्ज है, न्यूक्लियस पे चार्ज आ गया +10, इसका मतलब उसमें 10 प्रोटॉन है। सो द चार्ज ऑन न्यूक्लियस represents the number of protons कितने, क्या रिप्रेजेंट करता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स is equal to charge on nucleus, और इसी को क्या बोलते हैं, we call it as atomic number। क्लियर है? तो यहां पर लिख रहा हूं what is atomic number, ये मैं मिटा देता हूं, बाद में फिर लिख दूंगा, ठीक है? तो what is atomic number, एटॉमिक नंबर की डेफिनेशन लिख रहा हूं, एटॉमिक नंबर दैट इज जेड से दिखाते हैं जी इसको, ठीक है? जेड सबसे पहले यही पता किया था, मोसले ने किया था, अगली बातें तो आगे आती जाएंगी। एटॉमिक नंबर जेड से दिखाते हैं, तो दिस इज नथिंग बट अ नंबर, द नंबर रिप्रेजेंटिंग द, 'the' 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 'the'
the number of protons in an atom is known as atomic number. जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को दिखाए किसी भी एटम के अंदर, उसको बोलते हैं उस एटम का एटॉमिक नंबर। तो एटॉमिक नंबर जेड से ही लिख देता हूं इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो ये किसने कैलकुलेट किए थे? मोसले ने बता दिया था कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, जितना न्यूक्लियस पे चार्ज है, चार्ज ऑन न्यूक्लियस इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। क्योंकि एक प्रोटॉन पे +1 चार्ज होता है यूनिट पॉजिटिव, तो अगर उस पे +2 है तो इसका मतलब 2 प्रोटॉन है। क्लियर है? यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं। तो अगला बात आती है कि ओवरऑल एटम इज ओवरऑल न्यूट्रल है। हेंस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स मस्ट बी इक्वल टू, किसके बराबर होने चाहिए? मस्ट बी इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्योंकि दो ही चार्ज्ड फंडामेंटल पार्टिकल है एटम के अंदर, एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन। अब एटम पे तो कोई चार्ज है नहीं, तो प्रोटॉन पे तो हमने निकाल लिया, तो इसका मतलब प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज था, तो एग्जैक्ट उतना ही नेगेटिव चार्ज भी होना चाहिए। ठीक है? तो इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो इसका मतलब प्रोटॉन्स के नंबर किसके बराबर होने चाहिए? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्यों? एज एटम इज न्यूट्रल, एटम न्यूट्रल है। ठीक है? क्लियर? अब आता है मास नंबर की बात करते हैं जी। मास नंबर इज डिनोटेड बाय कैपिटल ए। मैं डेफिनेशन बताऊं उससे पहले आप समझ लें। मास ऑफ एन एटम is mainly due to न्यूक्लियस की वजह से ही है भाई। इलेक्ट्रॉन्स तो लाइट पार्टिकल्स हैं, लाइटेस्ट पार्टिकल्स हैं, तो उनका मास तो हम नेग्लिजिबल मानते हैं। तो इसलिए एटम का मास मेनली किसकी वजह से है? ड्यू टू न्यूक्लियस। एंड इट इज हैविंग, ये क्या रखता है अपने पास? इट इज हैविंग प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। ये इसमें क्या क्या है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। इनको इकट्ठा क्या बोलते हैं? न्यूक्लियॉन्स। जो न्यूक्लियस में रहते हैं उनको बोलते हैं न्यूक्लियॉन्स। So mass number is the number representing total number of protons and neutrons। प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स के टोटल नंबर को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है? मास नंबर। तो व्हाट इज मास नंबर? इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। सो दिस इज द रिलेशन। तो एटॉमिक नंबर तो था नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और चार्ज ऑन न्यूक्लियस, और मास नंबर है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। इन दोनों को जोड़ दें तो यू विल गेट दी नंबर ऑफ, मैं पहले भी बता चुका हूं, जो फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं उनके मास को ही हम लोग यूनिट मास ही ले लेते हैं। ठीक है? उनके चार्ज को यूनिट चार्ज ले लेते हैं। न्यूट्रॉन इज न्यूट्रल, तो इस पे तो कोई चार्ज है ही नहीं, पर इसका जो मास है वो ऑलमोस्ट किस जितना है? प्रोटॉन जितना है। ठीक है? तो ये हम लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं एटॉमिक मास को कि दोनों का मास जोड़ दिया जाए। दिस इज नॉट द एक्चुअल मास, ये एक्चुअल मास नहीं है, बट इट इज रिलेटिव मास। ये रिलेटिव है।
ठीक है, इसका और कुछ लेना देना नहीं, बस आपको इतनी सी बात याद रखनी। एटॉमिक नंबर में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स निकालते हैं, तो मैं कंक्लूड कर देता हूं यहां से। तो ए अगर निकालना है आप लोगों को, ए इज द एटॉमिक मास या मास नंबर, तो यू कैन रिप्रेजेंट इट एज नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, ठीक है। और Z है किसके बराबर, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इक्वल टू चार्ज ऑन न्यूक्लियस, चार्ज ऑन न्यूक्लियस एंड इज इक्वल टू प्रोटॉन्स किसके बराबर है, अभी थोड़ी देर पहले बताया, एटम इज ओवरऑल न्यूट्रल, हेंस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स मस्ट बी इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो इलेक्ट्रॉन्स भी काउंट कर सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द रिप्रेजेंटेशन, सॉरी ऑल अबाउट द एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास या मास नंबर, ठीक है भाई, ये मास नंबर है। ओके, नाउ लेट अस कंटिन्यू। अब एक बार लिख देते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सिंबल, रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सिंबल। फर्स्ट यूनिट में बता चुका हूं कि जो भी एलिमेंट है उस एलिमेंट के का एक पर्टिकुलर सिंबल होता है, और उसके एक एटम को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, इट इज रिप्रेजेंटेड लाइक दिस एक्स। इसके लेफ्ट साइड में इसके पैरों में लिखा जाएगा एटॉमिक नंबर, और इसके सिर पे लिखा जाएगा एटॉमिक मास, लेफ्ट साइड में। ये न्यू नोटेशन से है, पहले मास को राइट साइड में लिखते थे। जो पैर होते हैं इनको बोलते हैं स्टूडेंट्स, ध्यान रहे, सबस्क्रिप्ट। क्या बोलते हैं इसको, सबस्क्रिप्ट, और इसको बोलते हैं सुपरस्क्रिप्ट। ये सब आपको पता है, और होपफुली जो कंप्यूटर पढ़ते हैं उनको तो पक्का ही पता है। सबस्क्रिप्ट और ये है सुपरस्क्रिप्ट। एक एग्जांपल से समझते हैं। फॉर एग्जांपल लाइक आप लोगों के पास है हाइड्रोजन ले लें, हाइड्रोजन 1 तो दिस इज द सिंबल, दिस x इज द सिंबल ऑफ एलिमेंट, सिंबल ऑफ एलिमेंट, एलिमेंट का सिंबल है ये, पूरा बता चुका हूं एलिमेंट क्या होता है। Z इज द एटॉमिक नंबर, ये एटॉमिक नंबर है, ऊपर लिखा है, दिस इज ए मास नंबर। ओके, तो अब अगर इसमें कोई पूछे तो ये क्या है, तो आप सिंबल देख के बताओगे सर सिंबल हाइड्रोजन का है, इसका एटॉमिक नंबर 1 है, और इसका जो मास नंबर है वो 1 है। तो क्या पता चला, एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू 1, तो 1 आते ही इसका मतलब ये नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को बताता है। तो प्रोटॉन्स ही किसके बराबर होंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बराबर। तो दोनों आगे। अब मास नंबर जो है, सॉरी Z इज इक्वल टू 1, तो मास नंबर कितना हो गया, इज इक्वल टू 1, तो ये किसके बराबर है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। प्रोटॉन का नंबर कितना है 1, तो न्यूट्रॉन का नंबर कितना हो जाएगा, मास कितना था, मास नंबर कितना है 1, तो 1 है, तो ये 1 मैंने रख दिया, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन के बराबर है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो न्यूट्रॉन्स क्या हो गए, 1 - 1 इज इक्वल टू 0। तो हाइड्रोजन इज दी ओनली एलिमेंट जिसके पास क्या होते हैं, जिसके पास न्यूट्रॉन नहीं है, ठीक है। इट इज द ओनली एलिमेंट विच इज विदाउट द न्यूट्रॉन, ठीक है, मेरे हिसाब से क्लियर है। और एक एग्जांपल लेते हैं लाइक C612, तो इसमें एटॉमिक नंबर है 6, इसका मतलब इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं 6, और प्रोटॉन हमेशा किसके बराबर आएंगे, एटम की बात चल रही है, दिस इज ओनली अबाउट द एटम। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन आ गए 6, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी 6 क्योंकि ओवरऑल न्यूट्रल है। तो एटॉमिक मास कितना है, मास नंबर है इसका 12, तो ये किसके बराबर होगा, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। प्रोटॉन तो आपको पता ही है 12, दैट इज 6 प्लस न्यूट्रॉन, तो न्यूट्रॉन कितने आगे इक्वल टू 6। तो आपने देख लिया, प्रोटॉन भी निकाल लिए, इलेक्ट्रॉन भी निकाल लिए, और न्यूट्रॉन भी निकाल लिए। कर सकते हैं कि नहीं, इजीली यू कैन डू इट, आई थिंक यू नो इट इवन अर्लियर। और एक एग्जांपल ले लेते हैं, लाइक यू आर हैविंग दिस पोटेशियम 1939, ये ले लिया, ठीक है, दिस सिंबल इज पोटेशियम, इसका एटॉमिक नंबर है 19, तो इसका नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी इतने ही होंगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बराबर, क्योंकि एटम है।
तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल टू 19। तो क्या होगा नंबर, अब मास नंबर देखते हैं, मास नंबर है 39, तो किसके बराबर होता है मास नंबर, किसका है भाई, ए प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। तो प्रोटॉन्स कितने हैं 19, न्यूट्रॉन निकालने हैं 39, तो न्यूट्रॉन्स कितने आ गए 39 माइनस 19, तो कितने आ गया जी 20। सो दिस इज द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स ऐसे हैं। अगर मैं कहूं कि इसको किसी मॉडल की फॉर्म में दिखाओ तो क्या करोगे, ये सेंटर में न्यूक्लियस और इसके चारों तरफ ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। तो न्यूक्लियस में कितना चार्ज है, न्यूक्लियस पे मैं ये भी बता चुका हूं, चार्ज ऑन न्यूक्लियस नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर है, तो 19, तो इट इज प्लस 19, ये है न्यूक्लियस पे चार्ज, और इसके चारों तरफ माइनस 19 मिलना चाहिए, मतलब इलेक्ट्रॉन्स का नंबर जो है वो सेम आना चाहिए। यहाँ चार्ज कुछ नहीं है, ये तो जस्ट एक नंबर है, आगे पॉजिटिव नेगेटिव ये कुछ नहीं बताता है, ठीक है। सो दिस इज अबाउट द एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर। लेकिन बहुत सारी बातें हैं जो कि मैं अब शुरुआत करने जा रहा हूं, ठीक है, ये सब आपको आता था। अब मैं आप लोगों को बताता हूं सबसे पहले आयंस, यू मस्ट नो अबाउट द आयंस। आयंस क्या होते हैं, आयंस ये अब आपको जानना है, ठीक है। तो आयंस क्या है, द चार्ज्ड स्पेसेस, द चार्ज्ड species obtained after losing electron or after accepting इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन्स, ये भी भाई इलेक्ट्रॉन एक भी ले सकते हैं, कई भी ले सकते हैं, आर नोन एज आयंस। कोई भी ऐसी स्पीसीज चार्ज हो उसके ऊपर जो या तो इलेक्ट्रॉन दे के लूज करके या इलेक्ट्रॉन लेके जो बनती है उसको बोला जाता है क्या, आयंस, ठीक है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ आयंस, देयर आर टू टाइप्स ऑफ आयंस, दो टाइप्स हैं आयंस की, बताएं भाई स्टूडेंट। सबसे पहले है कैटायंस ऐसे समझ सकते हो, कट मींस कोई चीज को अलग कर देना, दूर कर देना, तो दूर कर देना मतलब लूज कर देना। तो दी पॉजिटिवली चार्ज्ड species obtained after removal or losing electron, after removal of electron from an atom or molecule are known as cations, क्लियर है, मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा, बट नहीं हुआ है तो मैं अभी बताता हूं। देखिए भाई, ये मेरे पास एक एटम था, ठीक है, बहुत सिंपल सा एटम लेते हैं। सो लाइक +1 चार्ज है, तो +1 चार्ज मतलब इसमें एक प्रोटॉन है, तो इलेक्ट्रॉन्स कितने होने चाहिए, एक इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। सो दिस इज एन एटम, बताओ इस पे टोटल चार्ज कितना है, कमेंट सेक्शन में डाल दो, वीडियो पॉज करके कमेंट सेक्शन में डाल दो। क्या होगा, +1 है -1 है, तो इस पे कोई चार्ज नहीं है, इट इज न्यूट्रल। जब पॉजिटिव चार्ज बिकम्स इक्वल टू नेगेटिव चार्ज, इट मींस दैट इज ओवरऑल न्यूट्रल, इस पे कोई चार्ज नहीं। अब इसने एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, अब एक इलेक्ट्रॉन दे दिया तो इस पे +1 चार्ज आ गया और इलेक्ट्रॉन तो है ही नहीं, तो इस पे बता सकते हो कैसा चार्ज आ गया, तो ये आ गया पॉजिटिवली चार्ज्ड। कैसे बना, आफ्टर रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, -e, इलेक्ट्रॉन इसने रिमूव कर दिया। जैसे ये हाइड्रोजन एटम था, एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन, तो ये H11 था। जैसे इसने एक इलेक्ट्रॉन दे दिया तो ये क्या बन गया, H पॉजिटिव, तो बन गया ना पॉजिटिवली चार्ज, तो इसको क्या बोलेंगे, कैटायन, ठीक है। सो यू विल कॉल इट एज कैटायन,
ठीक है, क्यों आया कैटायन? क्योंकि मैं यहां लिख देता हूं, वजह क्या है, बिकॉज आफ्टर रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, बिकॉज आफ्टर रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन एक्सीड्स मतलब बढ़ जाते हैं, एक्सीड्स दी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स से प्रोटॉन्स ज्यादा हो जाते हैं। तो अगर प्रोटॉन्स ज्यादा हो गए तो पॉजिटिव चार्ज ही आएगा, आई समझ में? तो इसका मतलब पॉजिटिव चार्ज का मतलब है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो चार्ज ऑन कैटायन कितना चार्ज है इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट, उसने कितने इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं ये वो बताता है। जैसे मैग्नीशियम के ऊपर 2 पॉजिटिव ऐसे लिख दिया, अब बताओ तो आप लोग बताओगे कि सर इसने कितने इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए, इट हैज लॉस्ट 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव, इसने 3। अच्छा कैटायन ऐसे लिखते हैं भाई, पहले तो लिखना है नंबर फिर लिखना है चार्ज, दिस इज द न्यू कन्वेंशंस। बहुत सारे बच्चे +2 लिखते हैं, नो दैट इज नॉट करेक्ट, पहले लिखते हैं नंबर फिर लिखते हैं साइन, तो दिस इज नंबर दिस इज साइन, दिस इज नंबर दिस इज साइन। तो एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव, तो ये आयन से हैं, तो इसने कितने इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए हैं 3, तो इट हैज लॉस्ट 3 इलेक्ट्रॉन्स, क्लियर है। अगर तो अब अगर वो कहे कि इसके अंदर सारी चीजें निकालो, प्रोटॉन्स निकालो, तो ये तो था मैग्नीशियम का एटम, मैग्नीशियम 12 24 ये था। अगर ये न्यूट्रल होता तो इसमें कितने प्रोटॉन्स आते भाई, नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर 12 है। याद रहे आयंस कब बनते हैं, या तो इलेक्ट्रॉन लूज होंगे या इलेक्ट्रॉन गेन होंगे, या तो वो इलेक्ट्रॉन देगा या ले लेगा, समझ गए, या तो उसने दे दिए या फिर उसने ले लिए, पर लिए और दिए क्या है इलेक्ट्रॉन, तो प्रोटॉन पे कोई चेंज नहीं आएगा, समझ गए। तो बता सकते हो प्रोटॉन्स कितने हो गए, Z इज इक्वल टू 12, तो प्रोटॉन्स आ गए 12। अब मास नंबर कितना है इसका, मास नंबर है 24, तो ये किसके बराबर होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, तो न्यूट्रॉन्स कितने हो गए भाई 24 माइनस 12 दैट इज इक्वल टू 12। तो प्रोटॉन का पता चल गया, न्यूट्रॉन का। अब इलेक्ट्रॉन्स कितने होने चाहिए थे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, 12 होने चाहिए थे, पर इसने क्या कर दिया 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए, 2 दे दिए, तो क्या कर दोगे 2 घटा दो, 12 माइनस 2 यू विल गेट 10। आई समझ में, क्लियर है। एल्यूमिनियम का देखो और ट्राई करो, एल्यूमिनियम का होता है 1327, तो एटॉमिक नंबर कितना है 13, मतलब प्रोटॉन्स तो पता चल गए, और मास नंबर कितना है 27, तो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन भी पता चल गए। तो न्यूट्रॉन्स कितने आ गए, 13 घटा दो तो 14 आ गया ना, तो प्रोटॉन्स भी पता चल गए, न्यूट्रॉन्स भी। अब इलेक्ट्रॉन्स कितने होने चाहिए थे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, प्रोटॉन्स कितने थे 13, तो इतने होने चाहिए थे, बट इसने कितने लूज कर दिए, कितने लूज कर दिए भाई, ये 3 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए, +3 चार्ज है ना, तो -3, तो -3 कर दो तो 10। तो आप देखेंगे कि जब आप ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन न्यूट्रॉन निकालेंगे आयंस के केस में, तो हमेशा इलेक्ट्रॉन में चेंज आएगा, प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कोई चेंज नहीं आएगा, समझ गए। तो ये समझ में आ गया होगा पहली चीज कैटायंस क्या थी। कैटायंस क्या हैं, पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज ऑब्टेन्ड आफ्टर रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम एन एटम। जब इलेक्ट्रॉन से एटम से इलेक्ट्रॉन्स निकल जाए तो वो है क्या, कैटायंस। अब अगला आता है हमारे पास एनायंस। एनायंस बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, ये सब कुछ आपको पहले से आता है, पर नहीं आता तो आप समझ जाओगे। एनायंस मतलब नेगेटिवली चार्ज्ड स्पीशीज ऑब्टेन्ड आफ्टर गेनिंग ऑफ, गेन हो जाए या एक्सेप्ट कर ले, गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम एन एटम, सॉरी बाय एन एटम और मोलिक्यूल आर नोन एज एनायंस। समझ गए, जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन ले ले, एक्सेप्ट कर ले
तो क्या हो जाएगा, वो नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। तो बिकॉज आफ्टर एक्सेप्टेंस या आफ्टर गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएंगे या घट जाएंगे। भाई किसी से मैंने ले लिए पैसे, मेरे पास 10 रुपए थे, मैंने किसी से 2 रुपए ले लिए, तो मेरे पास क्या हो गए, पैसे बढ़ नहीं गए। तो इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो इलेक्ट्रॉन्स बढ़ नहीं जाएंगे क्या, तो और इलेक्ट्रॉन बढ़ गए तो कैसा चार्ज बढ़ेगा, नेगेटिव चार्ज। तो याद रहे चार्ज ऑन एनायन जितना भी मैग्नीट्यूड आपको दिखे, जो ये नंबर दिखे, उतने ही इलेक्ट्रॉन्स क्या है, गेन्ड, उसने उतने ही इलेक्ट्रॉन गेन किए। क्लियर है, तो जितने चार्ज उतने ही इलेक्ट्रॉन्स गेन किए। ट्राई करते हैं, जैसे कि ऑक्सीजन ले लेते हैं, लाइक O2 नेगेटिव, ये ले। याद रहे मैं बार बार बता रहा हूं आयन को कैसे रिप्रेजेंट करना है, पहले नंबर फिर साइन ऑफ चार्ज। तो 2 नेगेटिव, तो ऑक्सीजन होता क्या है 8 16, यही है। तो इसका एटॉमिक नंबर है 8, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तो पता चल गए भाई, ठीक है, जितना एटॉमिक नंबर उतने प्रोटॉन्स। तो मास नंबर कितना है 16, तो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, तो न्यूट्रॉन कितने आगे 8 ही आगे, ये 8 हैं, तो 16 में से 8 गया 8, तो ये 8 आगे। अब इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं, इलेक्ट्रॉन्स कितने होने चाहिए थे, जितने प्रोटॉन 8, पर इस पे -2 चार्ज है, मतलब इसने 2 ले लिए, तो 2 जोड़ दो, तो कितने हो गए भाई इलेक्ट्रॉन्स 10 हो गए। आ गया समझ में, ठीक है। और कोई भी एग्जांपल दे सकते हैं, लाइक फ्लोरीन ले लेते हैं, F नेगेटिव, ठीक है, -1 है इस पे चार्ज, तो फ्लोरीन पे अब निकालते हैं। फ्लोरीन इज 917, ठीक है, इट इज 917। तो क्या करेंगे, तो इसमें एटॉमिक नंबर है कितना 9, एटॉमिक नंबर है कितना 9, तो प्रोटॉन्स आ गए 9, और एटॉमिक मास कितना है 17 मास नंबर, तो कितना हो गया प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, तो प्रोटॉन है 9, तो न्यूट्रॉन्स कितने आ गए 17 में से 9 गए 8, ठीक है भाई। अब निकालने इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स होने कितने चाहिए थे, जितने प्रोटॉन 9, लेकिन इसने एक और चार्ज ले लिया तो +1, तो दैट इज इक्वल टू 10। तो कितना हो गया, चार्ज हो गया, इलेक्ट्रॉन्स हो गए 10, तो देख सकते हो 10 यहाँ पे, प्रोटॉन 9, तो कितना चार्ज बढ़ेगा, -1 ही बढ़ेगा, है कि नहीं। सो दिस इज अबाउट द आयंस, यू मस्ट नो, क्लियर। अब इन्हीं पे बेस्ड एटॉमिक नंबर, मास नंबर पे बेस्ड कुछ और टर्म्स जानेंगे, और वो क्या है, वो आप सबको पहले से काफी कुछ आती हैं, बट कोई प्रॉब्लम नहीं है, नहीं आती है तो मैं, यही काम है मेरा, तो मैं सिखाऊंगा ही। ओके, होपफुली समझ गए होगे आयंस क्या है। ओके, तो अब हम लोग शुरुआत करते हैं सबसे पहले आइसोटॉप्स। आइसोटॉप्स, तो सबसे पहली चीज क्या है, आइसोटॉप्स। तो ऐसे करके सारी की सारी टर्म्स इसी बेस पे हम लोग निकालते चले जाएंगे। तो आइसोटॉप्स क्या होते हैं, ये देखो, एक समझो, आप लोगों को याद है डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, उसने बोला था मैटर किससे बना हुआ है, वो बना है छोटे छोटे एटम्स से। तो अगर मैं एक एलिमेंट ले लूं, ये ले लिया, जैसे मेरे पास ये हाइड्रोजन ले लिया, तो दिस इज आल्सो अ फॉर्म ऑफ मैटर। तो ये किससे बना है, ये एटम्स से बना है, ये अलग अलग एटम्स हैं, है कि नहीं। अब ये जो एटम्स हैं किसी एलिमेंट के, किसी भी एलिमेंट के जो एटम्स हैं, उनका एटॉमिक नंबर तो सेम हो, पर मास अगर अलग अलग हो, तो उनको बोलते हैं क्या, आइसोटॉप्स, ठीक है। तो क्या बोला गया, the atoms of an element, the atoms of an element, this is very important to know, the atoms of an element, एक ही एलिमेंट के एटम्स having सेम एटॉमिक नंबर, ये तो ऑब्वियस सी बात थी, क्योंकि अगर एक ही एलिमेंट के एटम है तो उनका एटॉमिक नंबर तो वैसे ही बराबर आना था। तो एटम्स ऑफ एन एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफर इन, किस में डिफर करें, डिफर इन एटॉमिक मास, एटॉमिक मास
आर नोन एज आइसोटॉप्स, उनको बोला जाता है क्या, आइसोटॉप्स। फॉर एग्जाम्पल दिस इज हाइड्रोजन 1 H12 H13। तो आप चेक कर सकते हो सबका एटॉमिक नंबर क्या है, सेम है, पर मास नंबर सबका डिफरेंट है, और एक ही एलिमेंट के ये क्या है, एटम्स हैं। तो इनको क्या बोलेंगे, आइसोटॉप्स। जैसे एक ये ले ले, ये प्रोटियम ले लिया, दिस इज कॉल्ड प्रोटियम, प्रोटियम, दिस इज कॉल्ड ड्यूटेरियम, ड्यूटेरियम, दिस इज कॉल्ड ट्रीटियम। ठीक है, ये नाम है, आगे भी बताते चलेंगे, कोई ऐसी बात नहीं, बट अभी तो बेसिक सी बातें जान लें। प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड ट्रीटियम। तो जैसे एक ये हो गया, एक ये हो गया, ठीक है, और एक ये हो गया, तो ये तीनों के तीनों क्या है, आइसोटॉप्स। क्लियर है, तो इनको बोलते हैं आइसोटॉप्स। तो एटॉमिक नंबर और मास नंबर का ये एक यूज कह सकते हो, हमें पता चला। फिर है आइसोबार्स। आइसोबार्स, आइसोबार्स क्या होते हैं, अब ये अलग है। द एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, द एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, जैसे ही एलिमेंट अलग हो गया तो उनका क्या अलग होगा, याद रहे यही चीज तो किसने की थी, मोसले ने बताई थी। मोसले ने क्या किया था, उसने बताया कि भाई जो अलग एटम तो उसका अलग न्यूक्लियर चार्ज, तो न्यूक्लियर चार्ज मतलब एटॉमिक नंबर। तो क्या होगा, द एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम्स हैविंग different atomic number but having same mass number are isobars। उनको क्या बोला जाता है, आइसोबार्स। फॉर एग्जाम्पल लाइक आप लोग ले लें, लाइक पोटेशियम 1940 ये ले लिया, और ले लिया कैल्शियम 2040। तो चेक कर सकते हो दोनों का मास नंबर सेम है। ठीक है, ऐसे है जैसे मैंने यहाँ पे लिखा था, ये मैं लिख सकता था पोटेशियम 1939 और पोटेशियम 1940। तो दोनों क्या है, आइसोटॉप्स हैं, दोनों का एटॉमिक नंबर तो सेम है बट मास नंबर अलग अलग है। सेम यहाँ पर एटॉमिक मास तो अलग अलग है, एलिमेंट ही अलग हो गए, पर उनका मास सेम है, तो ये क्या है, आइसोबार्स। क्लियर है, क्लियर ही होगा, इसमें कुछ प्रॉब्लम आती नहीं है। आइसोटोन्स, नेक्स्ट टर्म है आइसोटोन्स। आइसोटोन्स क्या होते हैं, दी atoms of different elements having same number of neutrons, जिनके न्यूट्रॉन्स सेम हो, आर आइसोटोन्स। अलग अलग एलिमेंट्स के मिलेंगे और उनमें क्या चीज सेम रहेगी, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, तो उनको क्या बोलते हैं हम लोग, आइसोटोन्स। फॉर एग्जांपल कोई सा एक एग्जांपल समझते हैं, ये यही ले लेते हैं, ओके, कैल्शियम 2040 और पोटेशियम 1939 ये ले लिया भाई। ठीक है, तो कैल्शियम 2040 और अब इनमें न्यूट्रॉन्स निकालते हैं। ये आयंस तो नहीं है, या ये आयंस है, तो आप कहोगे नहीं सर ये आयंस नहीं है, ये तो एटम्स है, तो ये तो न्यूट्रल है। तो बताएं भाई जेड कितना है इसका, इस 20, तो ये प्रोटॉन्स आ गए, तो इसका मास नंबर कितना, 40, तो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन आ गया, तो न्यूट्रॉन्स कितने हो गए, 40 माइनस 20 इज इक्वल टू 20। अब आ जाओ इसमें, तो जेड कितना है, इज इक्वल टू 90, दैट इज इक्वल टू प्रोटॉन्स। एटॉमिक मास कितना है, दैट इज इक्वल टू 39, इज इक्वल टू प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, तो न्यूट्रॉन्स कितने आ गए, 39 माइनस 19 दैट इज इक्वल टू 20। तो दोनों में न्यूट्रॉन्स सेम आगे गए नहीं आगे, तो अगर न्यूट्रॉन्स सेम हैं तो ये क्या है, दे आर आइसोटोन्स टू ईच अदर। क्लियर है, तो आपको न्यूट्रॉन्स निकाल के देखने पड़ेंगे, अलग अलग है, वो कहेंगे इन दोनों में क्या रिलेशन है, तो आप लोग बताओगे दे आर आइसोटोन्स ऑफ ईच अदर। ओके, नेक्स्ट आता है आइसोटोप।
इलेक्ट्रॉनिक्स, आइसो इलेक्ट्रॉनिक। आइसो इलेक्ट्रॉनिक क्या होता है? आइसो इलेक्ट्रॉनिक होती हैं द स्पेसिस having iso means same, electronic is electrons, the species having same number of electrons are known as isoelectronics। उनको बोला जाता है आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिस जिनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सेम है। अगर इलेक्ट्रॉन्स का नंबर सेम है तो उनको बोलेंगे क्या? आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिस। तो चेक करते हैं, कोई एग्जांपल ले लें। लाइक हमने ले लिया है नियोन 10 20 ये ले लिया, ठीक है। इसका एटॉमिक नंबर है 10, तो इसमें एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू 10, तो इसमें प्रोटॉन्स भी 10 होंगे और इलेक्ट्रॉन्स भी 10, तो इलेक्ट्रॉन्स कितने आगे? इज इक्वल टू 10, ठीक है। अब ले लेते हैं F नेगेटिव, फ्लोराइड आयन F नेगेटिव। तो F क्या था? F कितना था? 917, ठीक है। 917 में इसका एक आइसोटोप ले रहा हूं, वैसे 919 भी होता है, ठीक है। मैं इसका एक आइसोटोप ले लेता हूं 917, क्लियर। तो क्या हो जाएगा? अब इसमें कितने हैं? Z कितना होगा इसमें? 9, पर ये तो प्रोटॉन्स हुए, तो इलेक्ट्रॉन्स क्या सेम आएंगे क्या? तुम कहोगे नहीं सर, इलेक्ट्रॉन में तो चेंज आएगा क्योंकि आयनिक स्पेसिस है। तो इसमें इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए? 9 -1 मतलब एक इलेक्ट्रॉन इसने लिया है, तो 9 + 1 दैट इज इक्वल टू 10। तो इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? इक्वल टू 10, क्लियर है। मेरे हिसाब से कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। O2 नेगेटिव ले लें, O2 नेगेटिव, तो ऑक्सीजन कितना है? 816, तो इसमें प्रोटॉन्स कितने हैं भाई? एटॉमिक नंबर है कितना? 8, तो प्रोटॉन्स इतने हो गए। बट अगर मैं कहूं कि इस केस में 2 नेगेटिव चार्ज है, तो 2 नेगेटिव चार्ज मतलब इसने 2 इलेक्ट्रॉन लिए, तो इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए? 8 + 2 दैट इज इक्वल टू 10, तो कितने आ गए भाई? इलेक्ट्रॉन्स 10। तो चेक करते चले, इस स्पीसीज में नियोन में कितने थे इलेक्ट्रॉन्स? 10, F नेगेटिव में कितने? 10, O2 नेगेटिव में कितने? 10, मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव भी ले लो, एक पॉजिटिव चार्ज से, तो क्या हो गया? तो मैग्नीशियम होता है 12 14, तो कितना है? एटॉमिक नंबर इज 12 24 नॉट 14। ये कई जगह पे अगर मिस्टेक हो जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई, ये कुछ ऐसी बात नहीं है कि ये आपको मेंशन होगा, तो थोड़ा सा असल बसल में हो सकता है मेरे से। तो Z इज इक्वल टू 12, तो ये क्या हो गए? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? 12 + 2 चार्ज है, तो 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए, तो -2 इज इक्वल टू 10। तो देखें, इसका मतलब ऑल दीज 4 स्पीसीज आर हैविंग सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, सब में क्या है? सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसलिए ये सारी की सारी क्या है? आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, क्लियर। आइसो मीन सेम, इलेक्ट्रॉनिक इज इलेक्ट्रॉन्स, तो सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसलिए इनको बोला जाता है आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। नेक्स्ट आती है आइसोस्टर्स। नेक्स्ट टर्म इज आइसोस्टर्स। ये मॉलिक्यूल्स के लिए एप्लीकेबल रहता है आइसोस्टर्स। द molecules consisting of same, this is important, same number, type नहीं, same number of atoms and having same number of electrons are आइसोस्टर्स, उनको बोला जाता है आइसोस्टर्स। एक एग्जांपल से समझते हैं, लाइक CO2, इसमें नंबर ऑफ एटम्स बताएं भाई, नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं? इसकी एटॉमिसिटी तो क्या है? 3, तो 3 एटम्स हैं। अब इसमें इलेक्ट्रॉन्स काउंट करते हैं। कार्बन के एक एटम में कितने इलेक्ट्रॉन्स थे? C612, तो जितना एटॉमिक नंबर उतने ही क्या है? इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स हो गए 6।
ऑक्सीजन में कितने हैं 8 इंटू 2। ऑक्सीजन के एक एटम में कितने इलेक्ट्रॉन्स थे 8। जो इसका एटॉमिक नंबर है, अगर एटम की बात कर रहे हैं तो वो एटम इलेक्ट्रॉन्स ही बता देता है, क्योंकि प्रोटॉन इक्वल टू इलेक्ट्रॉन्स। तो 8 इंटू 2 16, तो कितने आगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू 16 प्लस 6, सो दैट विल बी इक्वल टू 22। हो गया ना इतना। अब ले लें दूसरा N2O, नाइट्रस ऑक्साइड ले लें। ठीक है, तो इसमें नंबर ऑफ एटम्स बताओ कितने हो गए। नंबर ऑफ एटम्स इज इक्वल टू 3, 2 नाइट्रोजन के 1 ऑक्सीजन का। अब इसमें इलेक्ट्रॉन्स निकालो। नाइट्रोजन के एक एटम में नाइट्रोजन 714 होता है, तो 7 है तो 2 एटम है तो कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए 2, 7 इंटू 2 14। और ऑक्सीजन में के एक में कितने हो गए 8, अभी किया था आप लोगों ने, टोटल कितने हो गए 22। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने आ गए इज इक्वल टू 22। तो इसमें दोनों स्पीसीज के अंदर CO2 और N2O में एटम्स भी सेम हैं और क्या भी सेम है, इलेक्ट्रॉन्स भी सेम हैं। तो इनको क्या बोलते हैं आइसोस्टर्स। क्या बोलते हैं इनको आइसोस्टर्स। क्लियर है। तो ये कुछ टर्म्स हैं जो आप लोगों को आनी चाहिए। मैं एक बार सारी की सारी फिर से लिख देता हूं ताकि आप मेरे से भी कोई छूट ना जाए और आप लोगों को भी इजीली याद रह जाए। तो एटॉमिक नंबर क्या था, एटॉमिक नंबर इज नथिंग बट द प्रोटॉन्स विच आर इक्वल टू इलेक्ट्रॉन्स। एटम की बात करेंगे, मास नंबर था प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। ओके, चार्ज्ड स्पीसीज में कैटायंस आए थे, तो कैटायंस कैसे निकालते थे, एटॉमिक नंबर में से माइनस चार्ज ऑन कैटायन, चार्ज ऑन कैटायन। तो ये क्या आ जाता था नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स का नंबर। एनायंस में क्या करते थे, जो भी आपके पास एटॉमिक नंबर है उसमें चार्ज ऑन कैटायन को जोड़ दो तो क्या आ जाएंगे, इलेक्ट्रॉन्स का नंबर आ जाएगा। ठीक है, इन्हीं के बेस पे हमने आइसोटॉप्स पढ़ लिए थे, फिर हमने आइसोबार्स पढ़ लिए थे, सारे के सारे दिमाग में दोहराते भी चले। फिर आइसोटोन्स पढ़ लिए थे, फिर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज पढ़ लिया था, आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स, और फिर आइसोस्टर्स पढ़ लिए थे, आइसोस्टर्स। ठीक है, मेरे हिसाब से सारे के सारे पॉइंट्स क्लियर होंगे। अब मैं चलता हूं असल मुद्दे पे, अब आ रहा हूं वो क्या है जो कि हमारा आगे काम आएगा, जो अगली थ्योरीज में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी में और प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी में जो काम आएगा वो अब मैं करने जा रहा हूं। और वो है क्या, मैं बताऊंगा अब आज आप लोगों को वेव क्या होती है। तो आज हम लोग जानेंगे वेव्स और इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स। तो वेव्स क्या होती है, पहली चीज तो आप लोगों को वेव का थोड़ा सा आइडिया है। जैसे ही आपने पानी में कंकड़ डाला तो कंकड़ डालते ही एक बार ऊपर उठती है, एक बार नीचे की तरफ मूवमेंट शुरू हो जाती है पानी के अंदर, एक बार ऊपर एक बार नीचे, एक बार ऊपर एक बार नीचे, और इसी को क्या बोलते हैं वेव। तो कोई भी चीज किस फॉर्म में चले, एनीथिंग विच मूव इन फॉर्म ऑफ, जब ऊपर उठती है तो उसको बोलते हैं फॉर्म ऑफ क्रेस्ट और एंड ट्रफ। क्रेस्ट और ट्रफ की फॉर्म में चलती है इज नोन एज वेव, इज नोन एज वेव, उसको बोला जाता है वेव। तो ऐसे, ये ऐसे ऊपर और ये फिर नीचे। सो दिस इज क्रेस्ट, इसको जो ऊपर की तरफ उठा हुआ हिस्सा है उसको क्रेस्ट बोलते हैं और इसको बोलते हैं ट्रफ। तो कोई भी चीज जो क्रेस्ट और ट्रफ की फॉर्म में चलती है उसको बोला जाता है वेव। क्लियर है, दिस इज अ सिंगल वेव। एक वेव एक क्रेस्ट और एक ट्रफ की बनती है, तो ये एक सिंगल वेव है। ठीक है, अगर आपने जैसे ही डाला कंकड़ को पानी में डाला तो उसमें वेव्स बनी। ठीक है, थोड़ी देर के बाद दे स्टार्ट गेटिंग फ्लैटन, वो फ्लैट होनी शुरू हो जाती है, और जब ये फ्लैट होंगी तो वो क्या होगी, वेव से किस में कन्वर्ट होनी शुरू हो जाती है, रे में। तो वो वेव से रे में कन्वर्जन शुरू हो गया। तो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन वेव एंड रे, और ये आगे हम लोग और भी जानेंगे जब हम लोग पार्टिकल और वेव में डिफरेंस पढ़ेंगे। थोड़ा थोड़ा आइडिया मैं आज भी दूंगा।
तो अब हम लोग शुरुआत करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव्स। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव्स की कैरेक्टरिस्टिक्स अब हम लोग पढ़ना शुरू करें। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे क्या, वेवलेंथ। सबसे पहली आती है वेवलेंथ। वेवलेंथ को रिप्रेजेंट करते हैं लैम्बडा से। मैं लिख भी रहा हूं, दिस इज द नोटेशन फॉर लैम्बडा, सॉरी वेवलेंथ, और इसको बोला गया है लैम्बडा। ये इस तरीके से दिखाते हैं, ये दिस इज लैम्बडा। ओके, तो लैम्बडा को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? पहली लैम्बडा को तो ये रिप्रेजेंटेशन है, ये वेवलेंथ के लिए रिप्रेजेंटेशन क्या है, लैम्बडा। तो क्या होता है वेवलेंथ, अब जानते हैं। नाम में ही आ गया लेंथ ऑफ वेव की लेंथ। अब वेव की लेंथ क्या होती है? देखें, मैं एक नहीं, एक से ज्यादा वेव्स बना रहा हूं। ये मैंने वेव्स बना दी हैं, एक क्रस्ट, एक ट्रफ, फिर क्रस्ट, फिर ट्रफ। अब देखें, जो ये दो वेव्स हैं, दो क्रस्ट हैं, एडजेसेंट क्रस्ट, इनके बीच के मैक्सिमम डिस्टेंस को बोलते हैं क्या, वेवलेंथ। दिस इज कॉल्ड दी वेवलेंथ। ऐसा नहीं कि सिर्फ क्रस्ट में ही होगा, ये ट्रफ में भी हो सकता है। ये वाला भी डिस्टेंस क्या आएगा, ये दोनों सेम ही आएंगे। तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, वेवलेंथ। क्या बोलते हैं इसको, वेवलेंथ। तो व्हाट इज दी वेवलेंथ? दी डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट, दो एडजेसेंट मींस होता है साथ लगती हुई, टू एडजेसेंट क्रेस्ट्स और ट्रफ्स। दो क्रेस्ट या दो ट्रफ्स के बीच के, दो एडजेसेंट साथ लगती हुई क्रेस्ट या साथ लगती हुई ट्रफ के बीच के डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, इज नोन एज वेवलेंथ। दैट इज द वेवलेंथ। तो ये कुछ और नहीं है, ये क्या है, ये डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस है। तो इसकी जो यूनिट आएगी वो क्या रहेगी, वो यूनिट भी डिस्टेंस की ही यूनिट आएगी। और डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, मीटर, सेंटीमीटर। बट क्योंकि ये बहुत कम डिस्टेंस है, इसलिए इसको किस में दिखा सकते हैं, एंगस्ट्रॉम। किस में दिखाते हैं, एंगस्ट्रॉम। इसको लिखा जाता है ए डिग्री। तो दिस इज एंगस्ट्रॉम। तो 1 एंगस्ट्रॉम होता है इज इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर। सो दिस इज द रिप्रेजेंटेशन। तो ज्यादातर इसको एंगस्ट्रॉम में दिखा सकते हैं। जो इसकी यूनिट आएगी वेवलेंथ इज नथिंग बट द डिस्टेंस। ये डिस्टेंस ही है और कुछ नहीं, सिर्फ डिस्टेंस है, बट क्रेस्ट के बीच में या ट्रफ के बीच में, ठीक है, उसको बोलते हैं वेवलेंथ। और इसकी यूनिट है एंगस्ट्रॉम, या फिर जरूरी नहीं एंगस्ट्रॉम ही हो, नैनोमीटर भी हो सकती है, नैनोमीटर। तो नैनोमीटर में लिख देता हूं, दिस इज नैनोमीटर। और ये नैनो कितना होता है, यू नो दैट 1 नैनो इज 10⁻⁻9। तो दिस इज नैनोमीटर। तो ये इस फॉर्म में और इन यूनिट्स में मेजर की जाती है, दैट इज वेवलेंथ। तो वेवलेंथ इज द लेंथ ऑफ वेव। तो लेंथ ऑफ वेव से मेरा मतलब है कि दो एडजेसेंट क्रेस्ट के बीच में, जैसे कि 2 बार ऊपर जा रही है जो एडजेसेंट है, जैसे वेव तो यूं चलेगी ना, तो इसकी अगर वेवलेंथ निकालनी है तो आपको क्या करना पड़ेगा, इन दो एडजेसेंट क्रेस्ट के बीच का डिस्टेंस मेजर करना पड़ेगा। तो दैट इज नॉट फिजिबल एट ऑल, हम लोग नहीं करते हैं, वी यूज सर्टेन इंस्ट्रूमेंट्स, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड द वेवलेंथ। नेक्स्ट आता है फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट आती है फ्रीक्वेंसी। होपफुली ये क्लियर हो रहा होगा आप सभी को। सेकेंड इज द फ्रीक्वेंसी। याद होगा मैंने ये दोनों चीजें वहां पे यूज की थी जब मैं मोस्टली एक्सपेरिमेंट बता रहा था। तो दैट इज फ्रीक्वेंसी, इट इज डिनोटेड बाय न्यू। दिस इज नॉट वी, इट इज थोड़ा सा टेढ़ा न्यू है, थोड़ा टेढ़ा वी है, और इसको दिखाते हैं न्यू, वी कॉल इट एज न्यू, ठीक है। तो व्हाट इज फ्रीक्वेंसी, नाम से ही पता चलता है फ्रीक्वेंसी। तो जैसे नहीं होता कि बस कितनी बार आ जा रही है, जैसे कि हम लोग कहें कि भाई गोहाना से दिल्ली तक बस दिन में 4 चक्कर काटती है, तो 24 घंटे में 4 बार, दिस इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ बस।
ठीक है, तो इसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। जो एक पर्टिकुलर पॉइंट से वेव 1 सेकंड में पास होंगी, उन वेव के नंबर को ही क्या बोलेंगे? फ्रीक्वेंसी। तो कितनी फ्रीक्वेंसीज इस पर्टिकुलर पॉइंट से 1 सेकंड में पास हुई, दैट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव्स। वेव्स कितनी बार पास हो रही है। जैसे मान लो एक दरवाजा लगा दें और मैं कहूं कि भाई एक बच्चे को मैंने यहाँ पे घड़ी लगा दी है और मैं चेक करना चाह रहा हूं कि वो बच्चा कितनी बार आता जाता है। जैसे कि इस दरवाजे पे मैंने सेंसर लगा दिया, जैसे ही वो लड़का जो है यहाँ से निकलेगा मुझे पता चल जाएगा। ठीक है, तो मैंने देखा कि वो 6 घंटे स्कूल में रहता है तो वो 60 बार जाता है, 60 बार इस दरवाजे से आर पार जाता है। तो इसका मतलब उसकी फ्रीक्वेंसी 60 है इन 6 आवर्स। 6 घंटे में 60, मतलब हर घंटे में वो 10 बार आता जाता है। आई समझ में? तो इसको बोला जाता है क्या? फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी क्या? सेम, वो तो स्टूडेंट की फ्रीक्वेंसी होगी। और अगर हम वेव की बात करें तो वेव की फ्रीक्वेंसी क्या होगी? द नंबर ऑफ वेव्स passing through a particular point, एक पर्टिकुलर पॉइंट जरूर फिक्स करना पड़ेगा, थ्रू अ पर्टिकुलर पॉइंट in 1 second is known as frequency of wave। उसको बोला जाता है फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव्स। ठीक है, और ये क्या होता है? दिस न्यू इज इक्वल टू 1/t। इट इज इनवर्स ऑफ टाइम। टाइम, जितना ज्यादा टाइम लगेगा उतनी ही फ्रीक्वेंसी कम होगी। होगी कि नहीं होगी? अगर मान लो, ऐसे समझो आप लोग कि अगर एक बस है वो बहुत स्लो चल रही है तो वो ज्यादा टाइम लेगी, तो दोबारा इस पॉइंट पे आने के लिए क्या करना पड़ेगा? उसकी फ्रीक्वेंसी कम होगी कि ज्यादा होगी? एक बस बहुत स्पीड से चल रही है, ऐसे समझ लो ये बस है हमारे पास, ठीक है, ये बस है, ये स्लो चल रही है और ये बहुत फास्ट चल रही है। ठीक है, एक बहुत स्लो चल रही है और एक फास्ट चल रही है। इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जाना है तो हमने देखना है 10 घंटे में कौन सी ज्यादा चक्कर काटेगी। तो बताओ कौन सी ज्यादा चक्कर काटेगी? तो 10 घंटे के अंदर ये ज्यादा जो फास्ट चलेगी। क्यों? तो तुम कहोगे सर कम टाइम लेगी ये यहां से यहां तक जाने में। तो इसका मतलब टाइम जितना कम लगेगा उतनी ही फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी, उतनी ही फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी। तो दैट इज व्हाई इट इज इनवर्स ऑफ टाइम। तो इसीलिए इसकी जो यूनिट होगी, यूनिट क्या है? दैट इज इक्वल टू सेकंड इनवर्स। इसको सेकंड इनवर्स भी बोलते हैं या फिर साइकिल्स पर सेकंड। साइकिल्स पर सेकंड, ये एक साइकिल है, ये ऊपर गया फिर नीचे गया। ठीक है, ये एक साइकिल होगी, फिर गया फिर दूसरी बार, फिर गया फिर आ गया, तो ये एक साइकिल है। तो एक साइकिल एक सेकंड में कितना, एक सेकंड में कितनी साइकिल्स एक पर्टिकुलर पॉइंट से पास होती है, समझ गए? तो दैट इज नोन एज द फ्रीक्वेंसी। तो साइकिल्स पर सेकंड या फिर इसको हर्ट्ज भी बोल देते हैं, हर्ट्ज भी बोला जा सकता है। क्लियर है? मेरे हिसाब से इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। भाई सेकंड इनवर्स टाइम की यूनिट क्या है? सेकंड, तो इसको ऊपर ले जाओगे सेकंड इनवर्स या फिर साइकिल्स पर सेकंड कह सकते हो। मैंने बोला था ना नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू, वेव्स आर नथिंग बट दी साइकिल्स। क्रस्ट ट्रफ की एक साइकिल होगी, तो कितनी साइकिल्स एक सेकंड में एक पर्टिकुलर पॉइंट से पास होती हैं, दैट इज दी फ्रीक्वेंसी। ओके, अब दूसरी बात पे आते हैं। इसको एक और चीज से समझते हैं। आप लोग बताओ, अगर मेरे पास एक तो ये वेव है, ठीक है, एक मेरे पास ये वेव है, ठीक है, इसकी वेवलेंथ लैम्बडा 1 और इसकी वेवलेंथ लैम्बडा 2। कौन सी ज्यादा है? लैम्बडा 2 इज ग्रेटर देन लैम्बडा 1। ओके, टेल मी कि कौन सी वेवलेंथ बड़ी है? तो आप लोग कहोगे सर लैम्बडा 2 ज्यादा है, लैम्बडा 1 कम है। तो बताओ कि किसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी? अब टेल मी कि किसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, किसकी फ्रीक्वेंसी कम है। तो एक बात से समझते हैं,
एक को डिस्टेंस ज्यादा ट्रेवल करना पड़ रहा है और एक का डिस्टेंस कम ट्रेवल करना पड़ रहा है, तो किस केस में ज्यादा बार आ जा सकता है? तो तुम कहोगे सर जिसमें डिस्टेंस ज्यादा ट्रेवल कर रहे हैं वहां पर कम बार आया जाएगा, है कि नहीं? एक को तो चलना पड़ रहा है इतना, ठीक है, एक वेव पूरी करने के लिए यहां से यहां तक और फिर वापस यहां तक, एक साइकिल पूरी करने के लिए एक को चलना पड़ रहा है इतना। कौन सी ज्यादा बार आ जा सकती है उतने ही टाइम पीरियड में, 10 घंटे में? तो तुम कहोगे सर ये ज्यादा बार आ जाएगी। इसका मतलब जितनी ज्यादा वेवलेंथ उतनी ही कम फ्रीक्वेंसी, ठीक है? तो क्या हो सकता है, मैं लिख रहा हूं, एज द वेवलेंथ इंक्रीजेस फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव decreases and vice versa। जितना ज्यादा बड़ी वेव होगी उतनी ही फ्रीक्वेंसी कम आएगी। तो इसका मतलब हेंस फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। दिस इज द साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। प्रोपोर्शन को बताता है कि कोई चीज बढ़ेगी या घटेगी, ऐसे रिलेशन बताता है। तो वेवलेंथ अगर बढ़ी तो फ्रीक्वेंसी घट गई, कम बार नहीं जाएगी। जैसे यहां से अगर कोई कह दे कि गोवाना से दिल्ली और एक कह दे गोवाना से लखनऊ, तो हो सकता है गोवाना से लखनऊ तो वो एक ही दिन में जाएगी, 2 दिन लग जाएंगे मान, और दिल्ली से तो हो सकता है 4 बार आ जाए चली जाए। तो जितनी बड़ी वेव उतनी फ्रीक्वेंसी कम होगी। तो फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अब मान लो कि चलो दोनों में से तुम लोग ये कह सकते हो क्यों सर, हो सकता है कि स्पीड ज्यादा हो, तो ज्यादा स्पीड से चलेगी तो तुम कहोगे कि हाँ सर अगर स्पीड से ज्यादा से चलेगी तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि उसकी फ्रीक्वेंसी भी ज्यादा होगी, फटाफट गई फटाफट आ गई। तो इसलिए साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी हटा के एक कांस्टेंट लगाते हैं जो कि वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करेगा। दिस इज c by lambda। What is c? c here is velocity of light। अगर आपने जो लिया है, जो वेव ले रहे हो, वो लाइट से आई हुई वेव्स हैं, लाइट से वेव्स एमिट हुई हैं, तो इसलिए हम किसकी वेलोसिटी लेंगे? लाइट की ही वेलोसिटी लेंगे, और ये फिक्स है। और ये कितनी है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। दिस इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। होपफुली सबको पता है। तुम कहोगे क्यों सर, अगर लाइट नहीं कहीं और से वेव्स आ रही हैं तो हाँ, तो वहां पे आप लोग क्या लिख सकते हो, और v/λ, उसकी फिर वेलोसिटी आपको पता करनी पड़ेगी। तो अगर v/λ ले रहे हो तो आपको वेलोसिटी ये क्या नहीं है, ये लाइट की वेव्स नहीं है, ये कोई और सोर्स से निकली हुई है। तो ये है वेलोसिटी ऑफ लाइट या सन से जो लाइट आती है। तो समझ गए? होपफुली बहुत क्लियर हो गया होगा। तो अगर मैं अब कहूं यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी, ज्यादातर आपको या तो सेकंड इनवर्स मिलेगा, साइकिल्स पर सेकंड मिलेगा, या हर्ट्ज को लिखते हैं HZ, या फिर यहां से भी आप लोग निकाल सकते हैं। देखो फ्रीक्वेंसी क्या है, लाइट की कितनी है? मीटर पर सेकंड डिवाइडेड बाय वेवलेंथ की यूनिट क्या है? मीटर में ले लें, एंगस्ट्रॉम है तो मीटर में ही आ जाएगी, मीटर से मीटर कैंसिल हो गया तो क्या आ गई? सेकंड इनवर्स। तो ये भी वही आ गई, सेकंड इनवर्स। तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला आपको याद रखना है, दैट इज c/λ। कैसे आया है? फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। मैं हर बात बता रहा हूं, साइकिल का मतलब क्या है? एक क्रस्ट एक तरफ, और ये एक साइकिल मतलब एक वेव, ठीक है? कई बार एग्जामिनर आपको कंफ्यूज कर सकता है इस चीज में। तो दिस इज अबाउट द फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी क्लियर हो गया। नेक्स्ट आता है एम्पलीट्यूड। नेक्स्ट इज द थर्ड इज एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड याद रहे, बहुत सारी बुक्स में इसको ए से नोटेट किया है, मैं इसकी नोटेशन लिख रहा हूं साई। ये त्रिशूल सा बना लेना, दिस इज साई, PSI। इट इज हियर P इज साइलेंट, तो PSI इज साई। ये साई है, नोटेशन है। तो ये देखो, ये वेव चली, ये वेव थी,
इनके बीच के डिस्टेंस को वेवलेंथ बोलते थे। 1 सेकंड में कितनी वेव्स पास हो रही हैं वो फ्रीक्वेंसी थी। और इसकी जो हाइट है, क्रेस्ट की तो हाइट होगी, और डेप्थ किसकी, ट्रफ की। इस हाइट या डेप्थ को क्या बोला जाता है, साई या फिर एम्पलीट्यूड। तो व्हाट इज एम्पलीट्यूड, दी, ये तो पता ही होगा, एम्पलीफायर्स। एम्पलीफायर घरों में यूज नहीं करते हो आप लोग, डीजे वीजे वाले को कहते भाई एम्पलीफायर नहीं लगाया, तो वो एम्पलीट्यूड को ही घटाने बढ़ाने का काम करता है। तो ये आगे जब मैं थ्योरीज पढ़ाऊंगा वहां पे और अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, बट ये भी पूरा ही है। दी हाइट ऑफ क्रेस्ट और डेप्थ ऑफ ट्रफ इज नॉन एज एम्पलीट्यूड। तो इसकी यूनिट क्या होगी, हाइट भी तो डिस्टेंस ही है, तो यूनिट क्या हो सकती है, एंगस्ट्रॉम, नैनोमीटर, माइक्रोमीटर, मिलीमीटर एटसेट्रा। ये सारी की सारी यूनिट हैं। एंगस्ट्रॉम पता ही है 10⁻⁻10 मीटर के बराबर है। नैनो इज इक्वल टू 10⁻⁻9, ये मीटर नहीं है, एंगस्ट्रॉम खुद ये डिस्टेंस की यूनिट है। जैसे मीटर होता है, ये लगभग 10⁻⁻10 मीटर को एंगस्ट्रॉम बोल देते हैं। नैनोमीटर इज नैनो 10⁻⁻9, माइक्रो इज 10⁻⁻6, 1 माइक्रो, और 1 मिली इज इक्वल टू, ये माइक्रो का साइन है एंड इट इज डिनोटेड बाय म्यू। दिस इज न्यू, ये न्यू है और ये है म्यू, दिस इज म्यू, दिस इज द डिफरेंस माइक्रो म्यू से। तो मिली है 10⁻⁻3, तो ये याद रखना है आप लोगों को, ठीक है भाई। तो ये है एम्पलीट्यूड। तो मैंने क्या क्या बता दिया आप लोगों को, वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी और एम्पलीट्यूड। नेक्स्ट आता है वेव नंबर। फोर्थ इज वेव नंबर। वेव नंबर, तो व्हाट इज अ वेव नंबर, दिखाते कैसे, पहले तो ये जान ले। न्यू लिख के और उस पे बार लगा दो भाई, न्यू बार, न्यू के ऊपर बार, तो दिस इज वेव नंबर। अब वेव नंबर को कैसे कैलकुलेट किया जाता है, क्या होता है वेव नंबर, तो नंबर ऑफ वेव्स एक यूनिट वॉल्यूम के अंदर या यूनिट लेंथ के अंदर, एक लेंथ ले ली जाए, 1 सेंटीमीटर ले सकते हो, 1 मीटर, एक मतलब लेना 1 है, आप लोग यूनिट लेंथ ले ले, वो यूनिट सेंटीमीटर हो सकता है, यूनिट मीटर, उसमें कितनी वेव्स प्रेजेंट हैं, ठीक है, उसको बोला जाता है क्या, वेव नंबर। तो व्हाट इज वेव नंबर, नंबर ऑफ वेव्स present in unit length is known as wave number। तो यूनिट लेंथ के अंदर कितनी वेव्स प्रेजेंट हैं वो होगी वेव नंबर, ठीक है। तो भाई मेरे पास एक ये वेव है, एक मेरे पास ये वेव है, ठीक है, और मेरे पास ये डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस में बतानी है कौन सी वेव ज्यादा प्रेजेंट हो सकती है, बताओ कौन सी वेव्स का नंबर ज्यादा होगा इस लेंथ के अंदर। तो आप लोग इमीडिएटली बता दोगे कि सर इसकी तो वेवलेंथ ही बहुत ज्यादा है, तो ये तो कितनी आ जाएगी, जैसे एक उठा के रख दी फिर दूसरी आ गई तो ये 1.5 वेव आएगी, और ये 2 वेव्स आ जाएंगी, 2 की भी 2.5 वेव आ जाएंगी। इसका मतलब जितना ज्यादा वेवलेंथ उतना ही कम वेव नंबर। तो क्या है, न्यू बार इज इक्वल टू 1/λ, न्यू बार इज इक्वल टू 1/λ, ठीक है। इट इज इनवर्सली रिलेटेड टू वेवलेंथ। तो न्यू बार इज इक्वल टू लैम्बडा, मैं लिख देता हूं, ग्रेटर दी वेवलेंथ lesser will be the wave number, उतना ही वेव नंबर कम होगा। तो यूनिट क्या आएगी भाई वेव नंबर की, इट विल बी इक्वल टू, तो इसका डिस्टेंस का इनवर्स कर देंगे, डिस्टेंस इनवर्स
इनवर्स, यही तो होगा ना, ये ऊपर चला जाएगा। वेवलेंथ की यूनिट क्या थी? डिस्टेंस, तो डिस्टेंस ऊपर जाएगा, डिस्टेंस का इनवर्स हो जाएगा। तो एंगस्ट्रॉम इनवर्स हो सकती है, सेंटीमीटर इनवर्स हो सकती है, मीटर इनवर्स एक्सेट्रा, सारी डिस्टेंस इनवर्स की यूनिट्स आपको ले लेनी है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स क्लियर है सभी को? तो क्या वेव होती है, क्या और उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, ये सारी की सारी बातें मैंने आपको बता दी। एक बार फिर से कंक्लूड कर देता हूं, मैं फिर बता दूं, वेव और रे अलग अलग चीज हैं। ये मैं जब अगली जो थ्योरीज पढ़ाऊंगा, क्योंकि मेरी अगली जो थ्योरी है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी है, तो उसमें आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वर्ड भी पता चलेगा, पर वो तब पता चलता जब तुम्हें वेव पता होती। अब वेव क्लियर है, तो उससे भी पहले आपको जो है न्यूटन की जो पार्टिकल थ्योरी थी, कॉर्पुस्कुलर थ्योरी जो थी, वो भी आइडिया होना चाहिए। और यही डिफरेंस है रे और वेव में। रेज में तो ऐसे पार्टिकल्स यूं स्ट्रेट लाइन में चल रहे थे, और वेव की फॉर्म में तो ये क्रस्ट और ट्रफ की फॉर्म में चलते हैं। ठीक है, तो ये डिफरेंस है। मैं आगे भी बताता जाऊंगा आप लोगों को जब भी रे और वेव वाली बात आएगी। ठीक है, तो मैं एक बार इसको कंक्लूड कर दूं, आज का बस इतना ही करते हैं। तो वेव्स क्या है? जो क्रस्ट ट्रफ की फॉर्म में चलेगी वो वेव, डिस्टेंस इनके बीच के डिस्टेंस को जो चलाएंगे, डिस्टेंस को क्या बोलेंगे? वेवलेंथ बोलेंगे। कितनी वेव्स यहाँ से पास हो रही हैं एक सेकंड में, दैट इज फ्रीक्वेंसी, और एक होता है वेव नंबर, दैट इज इनवर्स ऑफ वेवलेंथ। ठीक है, ये है वेव नंबर। न्यू का फार्मूला क्या है? c बाय लैम्बडा। c इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। आपको फिर से यूनिट्स बहुत अच्छे से आनी चाहिए। मीटर और सेंटीमीटर में क्या रिलेशन है? तो सेंटी का मतलब आपको पता होना चाहिए। सेंटी सेंचुरी से आया, बट नॉट एक्चुअली सेंचुरी, इट इज इनवर्स ऑफ सेंचुरी, 10⁻²। तो ये कितना हो गया? 10⁻⁻²। ठीक है, अगर मैं कहूं 1 सेंटीमीटर तो कितना लिखोगे? 10⁻² मीटर। तो 10⁻² मतलब बटा 1/100, तो 1 मीटर कितना हो गया? 100 सेंटीमीटर। तो मैं अगर इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करूं मीटर को, तो कितने से गुना कर दूंगा? 10⁻² सेंटीमीटर पर सेकंड। बाकी तो मैंने चेंज ही नहीं किया, तो कितना हो गया? 3 × 10⁻10 सेंटीमीटर पर सेकंड। तो अगर सेंटीमीटर पर सेकंड लिखते हैं तो आप लोगों को 10⁻10 लिखना है, और मीटर पर सेकंड तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड लिखना है। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में इतना ही है भाई। अगले वीडियोस में हम लोग स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी और प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। बहुत चीजें हैं, पहले यही 2 ही थ्योरी हो जाए, दैट विल बी मोर देन सफिशिएंट। तो नेक्स्ट वीडियो में ये पढ़ेंगे। आज का होपफुली सबको समझ आ गया होगा। सो बाय। फिर से कह रहा हूँ, सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, कमेंट भी कर देना अच्छे अच्छे। बाय बाय।